फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के 28 सितंबर के अंक में हम आज के जो प्रमुख समाचार हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिक्स टाइम्स और पीआईबी में जो प्रमुख समाचार हैं उनको देखते हैं। आज जो महत्वपूर्ण समाचार हैं, वैसे तो कई हैं, मैं फिर बताता हूं, लेकिन उनमें से जो तीन ऐसे लगे, जैसे कि एक मामला है अमेरिका में अमेजन पे एक सूट या मुकदमा दायर किया गया है। वहाँ की एक संस्था है फेडरल ट्रेड कमीशन, फेडरल मतलब वहाँ फेडरल स्टेट है, तो उसका फेडरल ट्रेड कमीशन ने एक सूट दायर किया है कि ये एंटी कर सकते हैं कम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ में ये है। जैसे कि कुछ दिन पहले हमने चर्चा किया था गूगल के मामले में, इस पे आरोप लगा है कि यह ऐसे अमेजन जो है ऐसे वहाँ पे प्रैक्टिसेस अपना रही है जो कि उस क्षेत्र में, यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को सीमित कर रही है और उससे ग्राहकों को नुकसान हो रहा है और उस कंपनी को लाभ हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये व्यापार एकाधिकारवाद वाली व्यवस्था है जो एक्सक्लूसिव नेचर का होता है, यानी जो उसके बाकी कम्पिटिटिव होते हैं उनको बाजार से बाहर करने के तरीके अपना रही है, जो कि देखा जाए तो एक गैर कानूनी और अनैतिक या अवैध तरीका है आज के जो मार्केट इकोनॉमी के क्रम में। ठीक है, दूसरा न्यूज़ है जो वह है 2050 तक भारत की जो वृद्ध आबादी है वो वर्तमान की अपेक्षा दुगनी मतलब हो जाएगी, यानी जो वर्तमान में 10% है वो 20% हो जाएगी। और यह देखने में तो छोटा आंकड़ा लग रहा है, 20% कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन जैसे आज ही हमारी आबादी जो है, ये जनसंख्या की वृद्धि जब 10.5 यानी आप अप्रैल 2022 की बात कर लीजिए, जब तक के आंकड़े हैं हमारे, उस समय ये 10.5 ही 14 करोड़ कुछ लाख है। ठीक है, 50 में ये जो बढ़ेगा तो ये बढ़ के लगभग 40 करोड़ के आसपास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो है 40 नहीं बल्कि 34 करोड़, हमारी आबादी भी जो अभी 140 करोड़ है वो 170 करोड़ की। तो अगर सोचिए कि वो 34 करोड़ या 35 करोड़ आबादी वृद्ध लोगों की यानी 60+ लोगों की हो जाती है, तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, और भारत में जो वृद्ध आबादी है उसको लेकर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, महिलाओं में, पुरुषों में, दक्षिण के राज्यों में, उत्तर के राज्यों में, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रिपोर्ट का नाम है इंडिया एजिंग 2023 सी पे है। ठीक है, अगला जो है वो है, आप लोगों ने एक न्यूज़ कुछ दिन पहले पढ़ी थी, 1-2 दिन पहले ही, डॉक्टर स्वाति नायक का नाम सुना होगा। उनको अभी जो है नॉर्मल बोरोलाग पुरस्कार मिला है, विश्व खाद्य जो पुरस्कार संगठन है उसके द्वारा दिया जाता है। नॉर्मल बोरोलाग जो है मैक्सिको के साइंटिस्ट थे, कृषि वैज्ञानिक, बौनी किस्मी गेहूं के डेवलप करने में इनकी बहुत भूमिका है खाद्य सुरक्षा के लिए। तो उनके जो है उनके सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है 40 साल से कम उम्र के जो है कृषि वैज्ञानिक, जिन्होंने दुनिया भर में भूख को, यानी भूख और जो कुपोषण को कम करने के लिए कृषि क्षेत्र में विशेष परिवर्तन किया हो। तो वो भारत की साइंटिस्ट हैं, है ना। उन्होंने ISARC कहा जाता है, जो इंटरनेशनल है संस्थान, क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, दक्षिण एशिया का जो केंद्र है भारत में, उसकी वो साइंटिस्ट हैं। और उन्होंने कई सारी इंडिजीनियस वैरायटी डेवलप की है जो कि खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के लिए काफ़ी अनुकूल है। जैसे देखिए, यही इनका स्टेटमेंट है। तो उस पर इनसे जब राय जानेगी तो उन्होंने कहा जलवायु परिवर्तन के लिए प्रति बहुत सहिष्णुता वाले बीज जो हमारे होंगे वो गेम चेंजर हो जाएंगे। तो कैसे भारतीय कृषि प्रणाली में जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है उसमें ऐसे बीज जो कि जलवायु के प्रति सहनशील हो, क्योंकि जलवायु परिवर्तन अब ये बाद की घटना नहीं है, ये वर्तमान की घटना है, ये हो रही है। इससे सहनशील या इसके रिसाइलेंस हमें कृषि अपनानी होगी। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बीज हो वह जलवायु सहनशील हो। ठीक है, भारत सरकार भी किसानों के ऊपर या विभिन्न राज्य सरकारों को भी ऐसे बीज को अपनाने की बात की जा रही है। जैसे अभी गेहूं की खेती होने वाली है कि जो
गर्मी के प्रति सहनशील हो। तो ठीक है, ये उसी तरह की बात है। अब हम इसको एक एक करके इन न्यूज़ों को, समाचारों को समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में अमेजन पर अवैध एकाधिकार। देखिए, अवैध एकाधिकार इसलिए क्योंकि जो मार्केट इकोनॉमी होती है ना, वो प्रतिस्पर्धा पे चलती है, मांग और आपूर्ति। अब मांग और आपूर्ति का जो कहता है कि अदृश्य हाथ है, एडम स्मिथ ने कहा था कि यह अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं और इसके कारण ही दाम और उत्पादन सीमित रहता है और उपभोक्ताओं का और उत्पादकों का दोनों का हित सुनिश्चित रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे मान लिया उपभोक्ता हैं, उन्होंने मांग बढ़ा दी तो उपभोक्ता का लाभ होगा, तो और सारे उत्पादक का लाभ होगा, तो और सारे उत्पादक मार्केट में आ जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं फिर से वो लोगों को चीज़ें जब ज़्यादा मार्केट में आ जाते हैं तो फिर वो चीज़ों को सस्ता करके बेचने लगते हैं ताकि उनकी भी चीज़ें बिके। ये कंपटीशन बढ़ता है और इससे कहीं ना कहीं जो है उपभोक्ता को भी फ़ायदा होता है, ख़ास तौर से जो है उत्पादक को फ़ायदा होता है, ख़ास तौर से उपभोक्ता को फ़ायदा होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि एक समय के साथ कुछ संस्थाएं जो होती हैं ना, वो अवैध तरीके से ऐसा बिहेव करने लगती हैं कि जो बाकी कंपटीशन की संस्थाएं हैं वो बाहर हो जाए। इसमें जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टेक कंपनियां हैं, जैसे वैश्वीकरण आया, पहले जो कंपनियां थी वो तो थी, लेकिन जो वर्तमान समय में जब एलपीजी की नीति आई और दुनिया में वैश्वीकरण आया तो अनेक ऐसी टेक कंपनियां हो गई जो बहुत आकार में विशाल हैं और जिनके पास बहुत सारा फंड होता है, जिसके ज़रिए वो इस तरह की नीतियाँ बनाती हैं कि जो छोटे प्लेयर हों, जो छोटे उत्पादक हों या विक्रेता हों, वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। इसी तरह के आरोप गूगल पे भी लगते हैं, इसी तरह के आयोग एप्पल पे भी लगते हैं, इसी तरह के आयोग अनेक बड़ी कंपनियों पे लगता है। चाइना के कई सारे अलीबाबा इस तरह की कंपनियों पे लगता रहा है। ठीक है, कुछ एक भारत की कंपनियों पर भी लग रहा है, जैसे अडानी पे लग रहा है कि जितने सारे प्रोजेक्ट भारत में सब वो ले रहे हैं, इतने रेट सस्ता करके ले रहे हैं सरकार के लिए कि सरकार भाई जो सस्ता रहता है, जैसे आपको काम करना है जो सबसे कम दाम पे करेगा उसको देने के लिए सरकार भाई कानून है, वो कानून में है। तो कहीं ना कहीं जो छोटे उद्योग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। और कई ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं जिसमें ये देखा गया है कि जैसे अमेजन और इस तरह की कंपनियां घाटा उठा के ये सारी चीज़ें कर रही हैं, घाटा उठा के। जैसे अमेजन को ही देखा जाए तो जो सेलिंग से इनके पैसा नहीं आता, इनके जो अमेजन प्राइम वीडियो है या जो अमेजन का किंडल बुक वाला सेक्शन है, वहाँ से पैसे आते हैं इनके पास और बहुत सारा इनका फंड सस्ता लाके इस तरह के अनेक प्रैक्टिसेस करते हैं जिसमें छोटे उद्योग, छोटे विक्रेता मार्केट से बाहर हो जाए। और ये सिर्फ ऑनलाइन मार्केट नहीं, ये जो ऑफलाइन मार्केट है जिसको कहते हैं ना कि जो जो बाज़ार है उसके लिए भी ये खतरा पैदा कर दिए हैं। भारत जैसे देश तो पहले से 2020 में ही दिल्ली व्यापार महासंघ ने इनको लेकर एक आरोप लगाया था भारत में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में। आज अमेरिका में हुआ है, वहाँ के प्रतिस्पर्धा आयोग है इस तरह से, जो फेडरल ट्रेड कमीशन है जो प्रतिस्पर्धा को बनाए रखती है, उसने एक लॉसूट दायर की है। और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी पर इस तरह का लॉसूट पहली बार लाया गया है। ठीक है, चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है, मुकदमा क्यों किया गया है। क्योंकि अमेजन के ऊपर ये आरोप है, वहाँ के बहुत सारे उपभोक्ताओं ने और या अन्य जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कंपनियों ने लगाया है कि अमेजन ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जिसके कारण जो है, जो उसमें सेलर है, जो उसमें बेचता है, जैसे अमेजन एक प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट प्लेस है, या फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म है, उस पर विभिन्न विक्रेता जो होते हैं, जो सेलर होते हैं, वो अपने सामान को लिस्टेड कराते हैं और उनके ज़रिए वो बिचौलिए का काम करता है। वो खुद सामान उत्पादन नहीं करता, उत्पादक होते हैं, वो रहते हैं और उससे ऑनलाइन स्तर पे एक तरह से कह सकते हैं जैसे मंडी होती है ना, मंडी में उत्पादक कोई और आता है, विक्रेता कोई और होता है और फ़ायदा जो है मंडी में जो आड़ती होते हैं उनका होता है। उसी तरह से बड़े बड़े आड़ती हैं, ऑनलाइन आड़ती। ठीक है, तो इन पे आरोप ये लग रहा है कि ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जिससे जो है, जो उस पर विक्रेता है उसको कहीं और, जैसे कि उन्होंने वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो विक्रेता है वो किसी और मंडी में यानी किसी और मार्केट प्लेस पे जाके न बेच सके, या जो उनकी सेवाएं हैं, जो उनकी सर्विसेज है, जैसे कि उनका जो डिलीवरी सिस्टम है उसी को लें। तो ये और जो ऐड कराते हैं
उसमें भी ऐसा करते हैं कि भाई आप हमसे नहीं लेंगे तो हम उस पर ऐड नहीं करेंगे, या इस तरह की और जो भी आप छूट देना, ये देना कि आप कहीं और छूट देंगे तो हमारे यहाँ नहीं रह सकते, इस तरह के आरोप लगे हैं। और इससे कहीं ना कहीं उन लोगों का आरोप है कि जो विक्रेता हैं, जो और कम दाम पे चीज़ें दे सकते हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे, वो देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उससे क्या हो रहा कि कहीं ना कहीं जो मार्केट में प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसलिए इसकी मोनोपोली बनी हुई है, जिसके कारण जो उपभोक्ता है उनको वस्तुएं महंगी मिल रही है। जो अन्य प्लेटफॉर्म हैं, जो अन्य इस तरह की चीज़ें कर आ रहे हैं, वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए नवाचार नहीं हो पा रहा है, इनोवेशन नहीं हो रहा, नई नई तकनीकें नहीं आ रही हैं। और जो उत्पादक है उसको भी कोई प्रेरणा नहीं मिल रही है कि वो बेहतर गुणवत्ता और वो करे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अमेजन पे जाएंगे और कहीं बिकेंगे नहीं, हम इसी पर जाएं, इन्हीं को करें, यहीं से सारी चीज़ें हमारी बिक जाएंगी। ऐसा आरोप इन पर लग रहा है। ठीक है। और देखा जाए तो ये हाल के वर्षों में एफटीसी जो है संघीय व्यापार आयोग है, वहाँ चूंकि अमेरिका में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, एक संघीय सरकार है और बाकी राज्यों की सरकार है। तो संघीय जो संस्था है उसके द्वारा, यानी वो एक संस्था है एफटीसी द्वारा, किसी बड़े टेक कंपनी के खिलाफ शुरू किया गया सबसे हाई प्रोफाइल मामला है। अब आप कह सकते हैं सर गूगल के खिलाफ भी तो था। गूगल के खिलाफ वहाँ की जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ही शुरू किया है, अमेरिका के न्याय विभाग ने। यह दूसरा एक, जैसे ये आपके यहाँ जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है या सेबी है, इस तरह की नियामक संस्था है, वहाँ तो जैसे यहाँ का न्याय मंत्रालय ही वो अपील कर दे, तो वो गूगल के खिलाफ वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने विभिन्न राज्यों के साथ मिलकर किया है। ठीक है। और वो कोर्ट में मुकदमा, अभी ये लॉसूट दायर किया गया है एफटीसी द्वारा 17 राज्यों के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जो स्टेट अटॉर्नी है उनके साथ, अटॉर्नी जनरल उनके साथ मिलकर किया गया है। ठीक है। तो इसलिए ये मत कहिए कि सर क्या है ये। और ये जो आरोप लगा है एफटीसी द्वारा, यह कुछ इसी तरह से आरोप भारत की प्रतिस्पर्धारी जो निगरानी संस्था है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ये 2020 में ही इसी तरह के आरोप को जो दिल्ली व्यापार संघ ने लगाया था, उस पर भी इसी तरह के आरोप लगे थे। हालांकि अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे लगे थे। ठीक है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जो इस तरह की बड़ी टेक कंपनियां हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, उन पे लगे थे। ठीक है। तो ये आपका कह सकते हैं कि क्यों मुकदमा क्या संदर्भ है, आरोप क्या लगे हैं, जो स्पेसिफिक आरोप क्या लगे हैं। अगर देखा जाए तो ये बताया जा रहा है इसमें कि इसने ऐसे जो सिस्टम बनाए हैं, जैसे इसके जो ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म है उस पे जो ऐड करने वाली चीज़ें हैं, वो विक्रेता जो अपने छूट में से, यानी छूट को कम देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ परसेंट इनको ज़्यादा जो है कमीशन के रूप में अमेजन को देते हैं, उनको वहाँ ज़्यादा दिखाया जाता है। और ये भी शर्त जोड़ दी जाती है कि अगर वहाँ पे आप करना है तो आप हमारी जो है फुलफिलमेंट बाय अमेजन, FBA उसका नाम है, कि जिसके जो अमेजन के द्वारा ही जो पहुंचाया जाता है, ई कार्ट या कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक सेवाएं दी जाती हैं, उसको लेते हैं तो उनको कोई विशेष छूट दी जाती है। तो ये कई, और अगर नहीं लेते हैं तो उन पर बाध्यता की जाती है या उन पर इस तरह की चीज़ें की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि आप कहीं और नहीं करेंगे। यानी इसके जो 2 प्लेटफॉर्म हैं अमेजन के, एक जो आम उपभोक्ताओं के लिए उसके जरिए कि वहाँ पे सेल आदि करने के लिए, दूसरे जो विक्रेता होते हैं उनके लिए जो प्लेटफॉर्म है, इन दोनों प्लेटफॉर्मों में इसके द्वारा बहिष्करण का आचरण किया जाता है। ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, विक्रेताओं को अधिक शुल्क लेती है और नवाचार को दबाती है और प्रतिद्वंदियों को अमेजन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने से रोकती है कि अन्य जो इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं वो अमेजन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा न करें। ठीक है। और जो सबसे गंभीर आरोप लगा है कि यह कानून का उल्लंघन इसलिए नहीं करता है कि यह बड़ा है, ठीक है ना, यह बहिष्करण का आचरण, एक्सक्लूजरी आचरण अपना रहा है। वो चाह रहा है कि बाकी सारे लोग, जैसे कोई बहुत बड़ा कंपनी हो वो ये कर रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं, उसके अंदर नियत है कि हमें जानबूझ के इसको हटा देना है। जैसे आप कोई, अब आप सोचो कि आप कोई चीज़ बेचने जाएं और कोई बहुत पैसे वाला जो है कोई बिजनेस एंटिटीज आ जाए और वो जानबूझ के आधे से कम कीमत पे बेचने लगे। ठीक है। जैसे एक आप आजकल रील्स देख रहे होंगे यूट्यूब पर बहुत,
कि कोई इतना केला बेच रहा है, कोई नारियल बेच रहा है कि 50 रुपये, तो कम कर करके और बाद में वो सबका खरीद के खुद ही ज़्यादा करके बेचने लगता है। तो क्या है, वो कहीं ना कहीं मार्केट में जैसे 3 लोग थे, रेट बराबर हुआ तो सब लोग किसी कहीं भी ले सकते थे, प्रतिस्पर्धा थी, विकल्प था, उसके वजह से धीरे धीरे गया और बड़ा क्या वो सबका खरीद के अपने यहाँ करके क्या कर लिया, प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया, अब मनमाने दाम पे बेचेगा। तो इस तरह की प्रक्रिया कहीं ना कहीं अन्य लोगों को मार्केट में आने से रोकती है। एक्सक्लूसिव हो गया ना, एकदम बाहर कर दिया। जैसे कोई बहुत, आप सोचो कि आप कोई टीचर हो, हम ही हो या आप हो, हम अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं या कोई और बहुत अच्छा पढ़ा रहा हो और हम उसको क्या करें, अपने यहाँ हायर करके किसी भी तरह अच्छे दाम पे या जो भी, और उसको ऐसा कर दें कि वो दिखाई ही न दे और धीरे धीरे वो मार्केट से बाहर हो जाएगा, तो हमारे लिए कंपटीशन खत्म हो जाएगा। ये कैसा नेचर है, एक्सक्लूसिवरी नेचर, ये बहिष्करण का है कि ये इसको इस तरह से करके हम अपने मोनोपोली को बनाते हैं। ये इस पे आरोप लगा है कि ये बड़ा होना नहीं है, बड़ा हो रहा है, आप चीज़ों को सस्ता करिए, अच्छा करिए, आप वो नेचर अपना रहे हैं जिससे और बाहर हो जाए जानबूझ के। आपका उद्देश्य लोगों को बेहतर करना नहीं है, आपका उद्देश्य है कि लोग बाहर हो जाए, जिसके कारण क्या हो रहा है, लोगों को सामान महंगा मिल रहा है, नवाचार नहीं हो रहा है, बेहतर रिसर्च नहीं हो रहा है और उपभोक्ताओं का नुकसान हो रहा है, ठीक है, और घटिया क्वालिटी का सामान उनको मिल रहा है। ऐसा आरोप इन पे लगा है, ठीक है। तो अब प्रश्न है कि ये तो चलो उस पे आरोप लगा है, अमेजन, जब हम कोई बात कोई चीज़ को समझने लगते हैं, जैसे किसी मुद्दे को आप समझते हो, 2 लोग कोई किसी पर आरोप लगा दिया, आप इससे नहीं समझते, हमें उसका भी पक्ष जानना है कि जो जिस पे आरोप लगे हैं वो क्या कहना चाहता है। आप लिखने के दौरान भी अगर कोई प्रश्न लिख रहे हैं इसमें भी कि जो भी पक्ष हो, पक्ष विपक्ष दोनों आए। तो अब देखते हैं कि इसके जवाब में अमेजन ने क्या प्रतिक्रिया की है। वो कह रहा है कि ये जो FTC लाई है यह जो है हास्यास्पद है, या ये ऐसा है, ये इल मोटिवेटेड है, गुमराह कर रहा है, और अगर इसको मान लिया जाएगा तो जो कस्टमर हैं उनको महंगा चीज़ मिलेगा। देखिए कि वास्तव में ये कह रहा है कि ये जो चाह रहे हैं FTC वाले जो लाए हैं, इसके जरिए गुमराह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये सफल हो जाएगा, अगर हमारे पास एक्शन आ जाएगा, हमको करने के लिए वो चीज़ें जो ये कह रहे हैं वो करने के लिए मजबूर किया जाएगा, तो उपभोक्ताओं और हमारे स्टोर में बेचने वाला कई व्यवसायों को नुकसान पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि कीमतें बढ़ जाएंगी, हमें प्राइम शिपिंग और प्राइम को अधिक महंगा और कम सुविधाजनक बनाना पड़ेगा। यानी कह रहा है कि जो हम अपने सेलरों के लिए या अपने उपभोक्ताओं को जो बेहतर प्राइम या इसके नाम पे जो सुविधा देते हैं उसको हमें रोकना पड़ेगा, जिससे अंततः नुकसान क्या होगा, उपभोक्ताओं को होगा। और दूसरी फिर क्या कह रहा है कि जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि हम अपनी जो फुलफिलमेंट बाय अमेजन सेवा है यानी FBA सेवा है उसके लिए हम प्रेशराइज करते हैं, वो वैकल्पिक सेवा है। जैसे गूगल भी कहा था ना कि हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र वैकल्पिक है, आप चुन लो, है ना, वैकल्पिक सेवा है, वो चाहे तो लें चाहे तो न लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि अगर लेते क्यों हैं, उसने बताया कि ये वैसे भी वैकल्पिक सेवा है और जो और कोई जैसे जो उसी सेवा को कोई और प्रतिस्पर्धी यानी जो और ई-कार्ट कंपनियां या जो इस तरह के लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, है ना, वो पहुंचाती हैं, उनसे हमारा जो है 30% सस्ता है जो वैकल्पिक है। दूसरा जो अन्य जो शिपिंग है उनसे हमारा 30% सस्ता है, और जो 2 दिन वाला जो झमेला है, जो 2 दिन में शिपिंग विकल्प है, उससे तो हम 70% सस्ते हैं। जो और प्रोवाइडर हैं सर्विस इस तरह के ई-कार्ट प्रोवाइडर, जो 2 दिन में वाली विकल्प में तो 70% और जो नॉर्मल सेवा में भी हम 30% सस्ते हैं, और ये विकल्प उनके लिए उपलब्ध है। और क्या तर्क दे रहा, और तर्क दे रहा है कि हमारे यहाँ कई सारे ऐसे सेलर हैं जो बिना हमारे ई-कार्ट का सेवा लिए या बिना हमारे जो कह सकते हैं प्रचार वाला जो है उस पे आए हुए भी हमसे जुड़े हैं और लाभ कमा रहे हैं। तो ये विकल्प कहना है कि नहीं, हम ज़बरदस्ती और बलात् ये कर रहे हैं, फोर्सफुली और कोर्सिव है हमारा जो एक्शन, ये उचित नहीं है। लेकिन ये तो उनका तर्क है, विकल्प होना और नहीं होना। जैसे कि आप भी लोग देखोगे कि जब आप किसी वेबसाइट पर डालो तो रहता है कि कोई ऐप लो या जो भी लो कि परमिशन दो, सिक्योरिटी है ना, वो जो उनका
टर्म एंड कंडीशंस है तो विकल्प में। अगर आपको वो ऐप चलाना है तो आप उसको एक्सेप्ट ऑल करो, और नहीं तो वो फिर आप उसकी सेवा नहीं लोगे। तो इसी तरह की ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये बातें कुछ और करती हैं, होता कुछ और है। भारत के संदर्भ में भी देखा जाए तो दिल्ली व्यापार संघ ने इस तरह के आरोप इस पर लगाया था, और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में गए थे ये लोग कि जो कई अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनियां हैं बड़ी, ये कुछ विक्रेताओं के कुछ उत्पाद जो है मैन्युफैक्चरर के साथ, उत्पादकों के साथ कुछ फ़ोन को लेके था। जैसे देखते होंगे फ़ोन, किसी फ़ोन का कोई ब्रांड जो है सिर्फ फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है या सिर्फ अमेजन पे मिल रहा है, कि अमेजन और फ्लिपकार्ट ने उनके साथ कर दिया है उतना सस्ता, और वो भी कोई कुछ ही जो है इनके आप जैसे मंडी है, आप सोचो कि फ्लिपकार्ट और प्लेटफॉर्म अमेजन एक मंडी है। अब वो मंडी में जो आड़ती है, वो मंडी का जो इंचार्ज है, वो क्या करे कि जो किसान हैं, जैसे किसान ये कोई सामान मंडी में बेचने जा रहा है या उपभोक्ता जा रहा है, उनके साथ उनका अपना टाई अप है कि आप सामान किसी और पे नहीं बेचेंगे, हमारे यहाँ ही बेचेंगे। और दूसरे वहाँ पे जो सेलर है, जो वहाँ पे कई सारे दुकानदार हैं, उनसे कह रहा है कि तुम हमारा सामान, तुमसे उनसे डायरेक्ट हो गया कि तुम इसको बेचोगे, इतना ही % दोगे, तुम्हें ही हम आगे दिखाएंगे, लोग देंगे, और जो तुम प्रॉफिट पाओगे उसका कुछ हिस्सा हमें दोगे। उससे क्या हो रहा है कि जो एक तो वो पर्टिकुलर वो फ़ोन, वो चीज़ें उस प्लेटफॉर्म पे भी और लोगों को नहीं मिल रही है, कुछ ही लोगों से मिल रही है जिनका फ्लिपकार्ट या अमेजन के साथ इस तरह का टाई अप है, जिन विक्रेताओं का। और चूंकि उत्पादकों से ही उनके होने के कारण वो आम मार्केट में नहीं आ पा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस जो है भारत में उपभोक्ताओं के लिए तो बेहतर नहीं है। अगर वो पूरी तरह से खुले तौर पे आम मार्केट में आता तो हो सकता है दुकानदार और सस्ता कर सकता है, हो सकता कोई और प्लेटफॉर्म वाला और सस्ता कर देता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिसेस क्या है, एकाधिकारवादी है। इस तरह के मामले भारत में ही 2020 में आए थे और इस पे जांच प्रक्रिया शुरू हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के मामले अब जब ये बढ़ रहे हैं, है ना, और ख़ासतौर से अमेरिका में हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो आपका एक टॉपिक है ना, नवीन उदारीकरण की नीतियाँ और उस पर भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, तो आप देख रहे हैं ना, उदारीकरण की नीतियाँ, ग्लोबलाइजेशन और इस तरह की चीज़ों के कारण बड़े बड़े एमएनसीज का प्रभाव बढ़ा, टेक कंपनियों का बोलबाला बना, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। तो ये आप उसको उदाहरण के रूप में, और इस तरह का अगर कोई विकल्प वहाँ से, अगर वहाँ से कोई सुझाव वो होता, क्योंकि गूगल के समय भी बताए थे कि वो क्या होता है कि अभी कुछ मामला आता है ना, तो वहाँ की सरकार यानी अमेरिका की सरकार उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वही मामला आ जाएगा तो निश्चित रूप से अन्य देशों पर भी इनका, जहाँ जहाँ ये काम कर रही हैं वहाँ वहाँ इनका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि भारत आज अब कह सकते हो स्ट्रेटेजिकली या फाइनेंशियली इतना मजबूत हो गया, उसका इतना बड़ा उपभोक्ता वर्ग है, 40 करोड़ के आसपास मिडिल वर्ग है जो बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट करता है। ऐसे में भारत तो मुकाबला कर सकता है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ की जो पूरी जीडीपी से ज़्यादा इनकी रेवेन्यू आती है, और वहाँ पे ये मनमाना एकाधिकारीवाद नीति अपनाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की ये वहाँ का जो फैसला होगा वो भारत में भी एक नज़ीर बनेगा इनके लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि गंगा गंगोत्री से ही पवित्र होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे का अगला न्यूज़ देखते हैं। हाँ, ये आपका पेपर 3 का जो है अभी सिलेबस वो बताए थे ना कि भारतीय उदारीकरण और इस तरह की नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, तो उसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला जो न्यूज़ है यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का जो भारत वाला डिवीज़न है उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। इसमें कुछ बातें कही गई हैं और वो बातें हमें एक भारत की, जैसे अभी हम मानते हैं और सच्चाई भी है कि भारत एक सबसे युवा देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15 से 59 वर्ग की बहुत बड़ी आबादी जो है, और ख़ासतौर से मान लो 65 तक आप जोड़ लो तो बहुत बड़ी आबादी वर्ग है, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है, बशर्ते कि वह जो आबादी वर्ग है वो उसके पास स्किल हो, उसके पास शिक्षा हो, उसके स्वास्थ्य अच्छी चीज़ें बेहतर हों, ये सारी चीज़ें हों तो वो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में कार्य करता है, ठीक है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है जो बहुत बड़ी आबादी है
जो कि डिपेंडेंस यानी जो युवा 0 से 14 साल के बच्चों का और जो 60 साल के बाहर बाद के जो है बुजुर्गों की आबादी है, उनको मिला के भी उनसे बहुत बड़ा वर्ग बन जाता है। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी रेशियो हमारे यहाँ कम है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि लंबे समय तक भारत को इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा मिलेगा। आबादी उतनी चिंता के विषय इसलिए भी नहीं है क्योंकि आबादी कहीं ना कहीं जो विकास दर है उसका प्रतिस्थापन दर पे 2.1 के करीब करीब आ गई है। कुछ राज्यों में तो और धीरे धीरे चली गई है। तो ये भी नहीं है कि अब बहुत तेजी से बढ़ेगी। अब एक जो नेचुरल ग्रोथ रेट है कि प्रतिस्थापन दर लगभग उसी दर पे धीरे धीरे अब बढ़ेगी। जो तेजी से बढ़ने का दौर भी खत्म हो गया है। जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो खाद्यान्न उत्पादन है वो अभी भी हम सरप्लस की, कई मामलों में हम सरप्लस की स्थिति में हैं। दाल और तिलहन को थोड़ा मात्रा में छोड़ दिया जाए तो उस दिशा में भी काम करने की ज़रूरत है। और जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है उसके दिशा में काम करने की ज़रूरत है। तो और जो दुनिया के अन्य बहुत बड़े बड़े देश हैं वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो रही है और आबादी वहाँ पे घट रही है। तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों को उन देशों में रोजगार के भी अवसर मिलेंगे या सर्विस सेक्टर हमारा तेजी से बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बता रही कि भारत की डेमोग्राफी की स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन ये एजिंग रिपोर्ट कुछ बातें भी बता रही है। जैसे इसमें तो बता रही है कि भारत की आबादी जो अभी 10.5% के यानी 2022 के आंकड़ों के अनुसार है, जुलाई 2022 के आंकड़ों के अनुसार उसमें जो 10.5% है यानी लगभग 14 करोड़ के आसपास, उसके 2050 तक बढ़ के 20% से ज़्यादा होने की संभावना है। और ये जो ग्रोथ रेट है, जैसे नॉर्मल जनसंख्या में ग्रोथ रेट 2.1 है, एक मान सकते हैं, या 2% के आसपास है। अब जनसंख्या जब आएगी तो देखा जाएगा, लेकिन नॉर्मल यही है ना। जैसे 2 लोग माता पिता, उन्हें 2.1 है। इनका क्या है 43% की दर से हमारी जनसंख्या बुजुर्गों की यानी 60 साल से ज़्यादा की बुजुर्गों की जनसंख्या बढ़ रही है। जिससे क्या होगा कि 2050 तक हम जो अभी बुजुर्गों की आबादी है वो उसका दूना हो जाएंगे परसेंटेज वाइज। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा, करीब 34-35 करोड़ की आबादी हो जाएगी। और साथ ही में जो युवाओं की आबादी, जो बच्चों की आबादी है 0 से 14 तक, अभी उनकी संख्या बुजुर्गों की आबादी से ज़्यादा है परसेंटेज के रूप में। लेकिन उस समय बच्चे कम हो जाएंगे और बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगेगी। और ओवरऑल ये हमारे डिपेंडेंसी रेशियो पर, हमारे पर कहीं ना कहीं हमारे जो कह सकते हैं वर्किंग एज पे भार बनेगा। और इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी आबादी बढ़ रही है, जो उसकी डेमोग्राफिक संरचना है, अगर उसको संरचना पे देखें तो कुछ अलग से यूनिक सी विशेषता आ रही है। जैसे स्त्रीकरण बढ़ रहा है, इसका ग्रामीणीकरण बढ़ रहा है। दक्षिण के राज्यों में ज़्यादा तेज़ी से वृद्ध आबादी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या जो उत्तर और ये पूर्व के राज्य हैं, वहाँ पे जनसंख्या, वहाँ पे जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है अभी, वहाँ पे अभी बढ़ने का दर कम है, राष्ट्रीय औसत से कम है। डिपेंडेंसी रेशियो भी राष्ट्रीय औसत से कम है। तो इन्हीं सब सारी चीज़ों को देख के ये बता रहा है कि जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है हमें उनको ध्यान देने की ज़रूरत है और उस स्पेसिफिक नेचर को ध्यान देने की ज़रूरत है कि किन राज्यों में वृद्धावस्था की संख्या बढ़ रही है, किन वर्गों का बढ़ रहा है, उनके सामने क्या समस्या आ रही है। इसलिए उसके लिए जो नीति बनाने की ज़रूरत है उन सारे पहलू को ध्यान में रख के नीति बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। सारांश में अगर देखें तो इसमें जो बातें कही गई है वह यह है कि जैसे भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष किया है, रिपोर्ट का नाम है इंडिया इमेजिंग रिपोर्ट 2023। पहला क्या कहा है कि बुजुर्ग आबादी की 10 की वृद्धि दर 41% मानी है, यानी 10 वर्ष में 41% बढ़ेगी। ठीक है। और जनसंख्या जो बढ़ रही है वो करीब 20-21% बढ़ रही है। ठीक है, वही प्रतिस्थापन दर है या उसी पर वो बढ़ रही है। दूसरी बात क्या कर रहा है ये मुख्य रूप से कि 2050 तक कुल आबादी में इसकी हिस्सेदारी दुगनी होकर 20% हो जाएगी। 20% से अधिक, 20.3%, यानी अभी जो 10.5% है ये दूना होगा, यानी अभी उसके दूना हो जाएगा हमारी टोटल जनसंख्या में। ठीक है। और 2046 तक देश में बुजुर्गों की आबादी बच्चों 15 वर्ष की आयु की आबादी से अधिक हो जाएगी। यानी ये 3 प्रमुख चीजें जो मोटे तौर पे दिखाई देती है। अब देखते हैं कि इसमें और क्या गहराई से कहा गया है। तो
इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में जो कही गई है, जरा सा इसके आंकड़े देख लेते हैं। ग्राफ को ही ग्राफ में देखेंगे तो थोड़ा और समझेंगे। ये देखिए 1950, 2000, 2050, 2100। ये कम नीला 0 से 14 है, यानी ये बीच वाला जो है, ठीक है, ये वाला 0 से 14 वर्ष की आबादी है, बच्चों की मान लो। ये वाला जो है 15 से 59 साल की आबादी है, जो कह सकते हैं कार्यशील जनसंख्या कह सकते हैं आप उसको। और ये जो है डार्क वाला ब्लू, ये है वृद्ध की जनसंख्या, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 60 प्लस की आबादी जो है, 60 प्लस की आबादी है ना। अभी देखिए, अभी ये 60% जो है आबादी, यहाँ पे 50 में 60% थी, यहाँ के हम करीब करीब कहीं 2020 से 2050 के बीच में कहीं कहीं यहीं पे हैं। तो हमारी आबादी ये जो देख रहे हैं ये ऊपर है, बच्चों की भी आबादी इधर तो बढ़ी है इनकी, और यहाँ पे आके जैसे 2050 के आसपास के पहले ही ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और फिर यहाँ से इधर ये बढ़ना शुरू करेगा, और इधर जो है डिपेंडेंसी रेशियो भी बढ़ रही है। और 2021 तक जाते जाते, अरे सॉरी 2100 यानी 21वीं सदी में जाते जाते, यानी पूरे शताब्दी के अंत तक जाते जाते लगभग 36% आबादी बुजुर्गों की हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये समय के साथ साथ, और ये कोई भारत के साथ अलग नहीं हो रहा है, ये हर देश के साथ ऐसे ही होता है। भारत के साथ अलग जो है वो अब हम आगे बताएंगे कि भारत का जो डेमोग्राफिक के साथ है, कुछ अच्छाई भी है, कुछ चुनौतियां भी हैं, हम उनको समझने की कोशिश। जैसे वृद्धों की आबादी बढ़ना एक चुनौती है, लेकिन एक नेचुरल फिनोमेना है। जब किसी भी व्यवस्था में आप मानव संसाधन का विकास करेंगे, शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, स्वास्थ्य का स्तर बेहतर होगा, तो जन्म दर घटने लगती है। महिलाओं को शिक्षित करेंगे तो जन्म दर घटने लगती है, और सब स्वास्थ्य, हेल्थ आदि चीज़ें जब बढ़ने लगेंगी, और जब जीवन स्तर बेहतर होने लगेगा तो कहीं ना कहीं जीवन प्रत्याशा भी बढ़ने लगती है, और जब जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से बुजुर्गों की आबादी भी बढ़ेगी। उसमें एक ये नेचुरल है, ये बताता है कि देश की इंडिकेटर्स में, हेल्थ के इंडिकेटर में सुधार हो रहा है। नहीं, नॉर्मली क्या होगा, ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे और वो समय के जो है ज़्यादातर लोग समय के पूर्व ही 50-60 तक जाते जाते एक्सपायर कर जाते थे। तो उससे क्या, वृद्ध की आबादी बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये चीजें जो बता रही है नेचुरल है, ये बता रहा है ऐसे दुनिया के अन्य देशों में भी हुआ है। यहां का थोड़ा सा अलग क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ चीजें जो हमें डेमोग्राफिक रूप से थोड़ा सा चिंता में डाल रहा है वो यह है कि जो भारत के बुजुर्ग हैं उसमें 40% जो है ना वो सबसे गरीब वर्ग में है। क्यों? क्योंकि एक तो जो बुजुर्ग होता है उनके पास भी संसाधन नहीं होता है, और जो कह सकते हो कि जैसे उनके पास संसाधन, जब वो वर्किंग एज में नहीं रह जाता है, वो काम नहीं करता है, तो जो और वर्ग हैं उनकी अपेक्षा उनके पास संसाधन या संपत्ति कम होती है। ये इसमें भी और चिंता की बात ये है कि 18.7% बिना आय के रहते हैं, क्योंकि वो डेली कमाने खाने वाले होते हैं। जब बुजुर्ग हो जाते हैं 60-65 साल के, फिर उनको कौन आय होता है, तो फिर वो किसी न किसी के डिपेंडेंसी पे। सभी का पेंशन तो नहीं है ना, सभी ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रखा है कि उनको एक रेगुलर आय होती रहे, तो कहीं ना कहीं वो बिना आय के रह रहे हैं। ये चुनौती है। और जब समाज में, व्यवस्था में अर्थतंत्र मजबूत होता है तो जो लोग बिना आय के रह रहे हैं उनका महत्व घटता जाता है। हमने कल ही रिपोर्ट देखी थी कैंसर में, आज तो उस पर डिटेल में आया है न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में पूरा, हम लोग कल ही डिस्कस कर लिए थे लेसेंट आयोग वाली रिपोर्ट कि महिलाओं कैंसर में या स्वास्थ्य में महिलाओं के प्रति भेदभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम उनको कम उत्पादक समझते हैं। तो जय बुजुर्गों के लिए भी ये समस्याएं आएंगी। इससे क्या होगा, बुजुर्गों की जो जीवन की गुणवत्ता है या स्वास्थ्य देखभाल की क्षमता निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये प्रभावित होगी। लेकिन हम इसको थोड़ा और हम व्याख्या करें कि जैसे आज की स्थिति ये बता रही है, ये रिपोर्ट हमें भविष्य की बता रही कि उतनी संख्या होगी तो क्योंकि अभी हमारी स्थिति बेहतर भी तो हो रही है। हमने स्वास्थ्य बीमा योजना भी तो शुरू की है, हमने बहुत सारी ऐसे स्कीम्स भी तो शुरू किए हैं। और जैसे जैसे जो विकसित देश हैं, जब 2047 तक भारत विकसित देश होगा, भारत के पास संसाधन होगा और ज़्यादातर लोग अपनी रोजगार की क्षमता बढ़ाएंगे, सरकार की आय बढ़ेगी, लोक कल्याणकारी राज्य हम है ही है, हम तो उसको बदलने नहीं जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं सरकार या इस तरह की योजनाएं हैं जो इस तरह के, और जो अभी ज़्यादातर लोग रोजगार में हैं यही तो बुजुर्ग होंगे। जब ये बुजुर्ग होंगे तो इसमें से ज़्यादातर जो आज गुणवत्तापूर्ण रोजगार प्राप्त कर रहे हैं वह अपने लिए बेहतर विकल्प करेंगे। लेकिन ये आंकड़े अभी की बता रहे हैं कि अभी स्थिति इनकी इस तरह से, और ऐसे ही रहा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें कुछ सुधार अपने आप होगा, कुछ हमें जानबूझकर बेहतर प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, कि गरीबी उनकी संख्या ऐसे है जो बहुत सारे लोग बिना आय के रहेंगे, उनके लिए भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। दूसरा, 2050 तक 20.8% या 34.7 करोड़ भारतीय वरिष्ठ नागरिक होंगे और यह संख्या 36% से अधिक हो जाएगी। एक और जो महत्वपूर्ण चीजें आए भारत के जो ये एजिंग वाली पॉपुलेशन के संदर्भ में है कि स्त्रीकरण हो रहा है, वृद्धों का स्त्रीकरण हो रहा है और ग्रामीणीकरण हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि अमूमन जो है ना, स्त्रियों का जो कह सकते हो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, यानी कितने समय तक वो जिएंगी, वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा रहता है। और 60 साल से ज़्यादा उम्र में भी देखेंगे, 60 साल के ज़्यादा उम्र में, अभी इसी में आंकड़े आएगा, तो महिलाओं की पुरुषों से ज़्यादा है। अखिल भारतीय स्तर पे 1.5 साल ज़्यादा है 60 साल से ज़्यादा वाले में, 60 से 80 साल या उससे ज़्यादा वाले में। और कुछ राज्यों में तो ये 4 साल ज़्यादा है, कुछ राज्यों में 3 साल 2 साल ज़्यादा है, लेकिन महिलाओं की ज़्यादा है। और जैसे भारत में विवाह होता है तो अमूमन जो है पुरुष की उम्र ज़्यादा होती है, महिला की उम्र, अगर दोनों लोगों के समान स्तर पर भी विवाह हो। पहले क्या होता था कि 60 साल तक ही ज़्यादातर लोग जो है, जो खासतौर से जिनकी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, वो 60-65-60 तक जाते जाते, प्रत्याशा भी उससे कम थी, 55 साल और 58 साल थी, तो उसके पहले ही चले जाते थे, तो वृद्ध होने की तो ज़रूरत नहीं, कमाते खाते निकल लेते थे। ये एक दुखद किसी भी राष्ट्र के लिए कि उनका 60 साल से भी कम अगर प्रत्याशा हो तो निश्चित रूप से एक वो है। लेकिन अब चूंकि सब कुछ बढ़िया हो रहा है, अब उम्मीद ये की जा रही है कि 60 साल के ऊपर भी, यानी 60 से 80 साल, तो अब जब 60 साल के ऊपर अगर प्रत्याशा देख रहे हैं तो महिलाओं में कहीं 22%, कहीं 23% है, यानी 13% से लेकर 23% तक है। उसी तरह से पुरुषों में भी है। तो कहीं ना कहीं 65 साल, 75, 80, 82, 83 तक एक औसत आ सकता है कुछ राज्यों में, जहाँ की जैसे दक्षिण के राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या पंजाब, जिन राज्यों ने जनसंख्या में बेहतर काम कर रखा है, तो वहाँ पे आ रही हैं। तो अब समस्या है कि पुरुष और महिला दोनों बराबर एज पे शादी होगी तो पुरुष तो पहले ही एक्सपायर कर जाएगा 80 तक जाते जाते, है ना, और महिला तब जीवित रहेगी, तो 2-3 साल वो वैसे भी वैधव्य में रहेगी, अकेले रहेगी, और बुजुर्ग भी रहेगी 80 साल के ज़्यादा, तो वैसे भी समस्या है। और अमूमन क्या होता है कि पुरुष का उम्र थोड़ा ज़्यादा रहता है तो विधवा काल और लंबा हो जाएगा, यानी जो उसके साथी, बुजुर्ग का साथी होगा, वो एक तरह से अलग सी समस्या आएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा वृद्धि होती आबादी है भारत में, वो महिलाओं की तरफ केंद्रित होती जाएगी। क्यों? क्योंकि एक टेंडेंसी है। और कुछ आंकड़े ये बताते हैं कि अभी जैसे 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कम है, वृद्धों में वो संख्या और बेहतर है। कुछ समय बाद महिलाएं ज़्यादा हो जाएंगी, पुरुष कम होने लगेंगे। ठीक है, कि 1000 पे 1050 के आसपास महिलाएं होंगी वृद्धों में, तो वो कहीं ना कहीं वो स्त्रीकरण हो जाएगा वृद्धाबादी का। उसी तरह से ग्रामीणीकरण हो रहा है, क्योंकि शहरों में जो है एक तरह से सर्विस इंडस्ट्री या इस तरह का चीज़ है कि यहाँ पे बहुत अनुत्पादक, इतना रहना महंगा, यहाँ सब कुछ हो गया है कि यहाँ पे बहुत ज्वाइंट फैमिली वाला कल्चर अभी नहीं है। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र में भी जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी रहती है, वहाँ भी लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, हेल्थ की चीज़ें सुधरी है, तो वहाँ पे भी जीवन बढ़ रहा है। यानी वहाँ पे भी अब बड़े स्तर पे पहले जो बुढ़ापा, जैसे गांव में क्या होता था, ज़्यादातर लोग 60 साल से ज़्यादा जीते ही नहीं थे, और शहरों में भाई स्वास्थ्य की स्थिति ठीक थी तो जीते थे, यहाँ समस्या थी। लेकिन अब तो समस्या गांव में भी हो रही, क्योंकि उनका भी जीवन बढ़ रहा है। और कोरोना काल के बाद तो ज़्यादातर लोगों ने समझ ही लिया है कि अब जो है यहाँ से ज़्यादा चलो अपने वतन लौट चले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब उसको छोड़ दो तो भी एक सामान्य से परिघटना है कि वहाँ पे अभी स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो रही है, और हमारी ज़्यादा जनसंख्या किधर रहती है? ग्रामीण में रहती है, तो वहाँ पे ज़्यादा वृद्ध अब लोग किधर दिखेंगे? ग्रामीण में दिखेंगे। तो एक समस्या ये है कि महिला से ज़्यादा, महिला सबसे ज़्यादा दिखेगी,
और ग्रामीण क्षेत्र दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों के लिए भी जो वृद्धों के लिए हमें सोचना पड़ेगा, तो हमें उस तरह की क्या करना पड़ेगा, उस तरह की नीतियों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? महिलाओं का उच्च जीवन प्रत्याशा अगर देखें उदाहरण के रूप में, तो आंकड़ों से पता 60 से 80 साल की आयु में पुरुषों की तुलना में औसत महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भिन्नता के साथ ये इसमें पता चला है। जैसे हिमाचल प्रदेश और केरल, दो राज्यों का उदाहरण ले तो 60 साल की महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 23 और 22 साल है। यानी हिमाचल प्रदेश में कोई 60 साल की महिला है तो वो 23 साल जी सकती है औसतन, और केरल में 22 साल जी सकती है। और पुरुष में जब देखें 60 साल की ही तो वो 4 साल कम कर दो, 79 ईयर एंड 78 ईयर। यानी कहीं ना कहीं वहां पे क्या 4 साल 80 साल की महिला जो है पुरुषों से ज़्यादा हो जाएगी। तो इन राज्यों में अब बुजुर्ग महिलाओं का स्तर बढ़ेगा। तो हमें जो नीतियां बनानी है वो इस तरह से बनानी है कि जिस तरह से डेमोग्राफी का डेटा हमें बता रहा है। ठीक है, और क्या बता रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे ये केवल है अंतर 1.5 साल, और जो इस तरह के राज्य हैं उसमें ज़्यादा है। और क्या बता रहा है, और ये बता रहा है जो कि कहीं ना कहीं जैसे अभी तक आपने बुजुर्ग ग्रामीण देखा, ये तो हमारे लिए चिंता की बात है, उस तरह से हमें नीतियां बनानी पड़ेगी। लेकिन जो अभी भारत के राज्यों में बता रहा है ना, ये कुछ मेरा मानना है कि ये कुछ चाहेगा तो सहूलियत दे सकती। जैसे भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही है, वृद्ध आबादी, लेकिन ये सभी राज्यों में एक समान नहीं है। ये दक्षिण के राज्यों में है, पश्चिम के राज्यों में है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ये दिख रहा है, कुछ राज्यों में है। और जो बहुत ज़्यादा आबादी वाले राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या इस तरह के राज्य जहाँ पे जनसंख्या के नियंत्रण की प्रयास विफल हो गए या बहुत सफल नहीं हो पाए, वहाँ वृद्ध लोगों की जनसंख्या उस का प्रतिशत उतना नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अभी भी वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो उससे क्या हो सकता है कि भारत पे एक बार में ही वृद्ध का नहीं आएगा। हाँ, कुछ राज्यों में जो दक्षिण के राज्य हैं उन पे वो संख्या बढ़ेगी, उन राज्यों के बारे में जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो बताएंगे। लेकिन ओवरऑल जो भारत पे है ना, वो जनसंख्या क्या कर सकती है कि कुछ राज्यों में बेहतर स्थिति होने के कारण अर्थव्यवस्था को इसको समायोजित कर लिया जा सकता है। लेकिन जिन राज्यों में अभी जनसंख्या उतनी तेजी से वृद्धि नहीं हो रही, जैसे पूर्व के राज्य या मध्य भारत के राज्य, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस तरह के राज्य, वहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे बहुत तेज़ी से जो है इस जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका पूरा फायदा इन राज्यों में अब आगे मिलेगा। उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जो है कह सकते हैं स्किल आदि की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और आएगी कि अब जैसे दक्षिण के राज्यों में लोग धीरे धीरे जो है कामकाजी जनसंख्या कम होती जाएगी, जैसे ज़्यादातर विकसित देशों का हो रहा है। तो क्या होगा, जो लेबर चाहिए वो कहाँ से जाएंगे, इन्हीं उत्तर और इस राज्यों से जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन राज्यों के और वहाँ पे हो सकता है कि उसमें टकराव की स्थिति हो, जो दिखाई भी देती है। तो कोशिश ये करना पड़ेगा कि इन्हीं राज्यों के इर्द गिर्द भी आपको विकास कार्य भी और इस तरह के भी करने पड़ेंगे। और वैसे भी बाकी जगहों पे तो हो चुके हैं, इन राज्यों अछूते हैं। तो ये सारी डेमोग्राफी हमको कुछ अच्छाई भी बता रही है कि हम एक साथ बूढ़े नहीं हो रहे हैं, हम धीरे धीरे कुछ राज्य बूढ़े हो गए हैं, तो कुछ अभी जवान हैं, और कुछ तेज़ी से बूढ़े हो रहे हैं, तो कुछ धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, है ना, उनमें भी जवानों की संख्या बढ़ रही। तो डिपेंडेंसी रेशियो राज्यों की अलग अलग स्थिति में होगी। इसलिए जिस तरह से हमारी ये रिपोर्ट बताती है कि जिस तरह से महिलाओं को लेके, विभिन्न राज्यों को लेके, ग्रामीण शहरी लेकर आपस में जिस तरह से अंतर है, उसी अंतर के साथ, उसी आवश्यकता के साथ हमें एक ऐसी नीति बनानी है जो पूरे भारत के लिए तो हो, लेकिन उसमें अलग अलग ज़रूरतों के अनुसार, अलग अलग चुनौतियों के अनुसार अलग अलग हो। ठीक है, चलिए अगला जो है न्यूज़ वह है जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुसहिष्णुता वाले बीज गेम चेंजर साबित होंगे। ये हमारे अभी नॉर्मन बोरोलाग पुरस्कार विजेता जो हैं डॉक्टर स्वाति नायक, उनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने बताया कि भारत की ज़रूरतों के अनुसार, जैसे जो भारत की कृषि या भारत की जो जनसंख्या है उसके ज़रूरतों के अनुसार कुछ उन्होंने बताया। जैसे
कि वो बता रही हैं कि लाइफ रिलेटेड बीमारियां आ रही हैं, जैसे उसमें ब्लड प्रेशर, हार्ट, डायबिटीज, इस तरह की। तो हमें ऐसे बीज चाहिए, ऐसे हमें फसलें चाहिए जो उच्च गुणवत्तापूर्ण हों और इस तरह की चीज़ों से बच सकें। ठीक है, उसके लिए हमें जो है, और साथ ही में क्या आ रहा है कि जलवायु परिवर्तन एक समस्या पैदा कर रहा है, इसलिए हमें ऐसे बीजों का विकास करना होगा जो बायोफोर्टिफाइड हों, यानी जैविक रूप से ही वो समृद्ध हों। ये नहीं कि आर्टिफिशियली या जेनेटिकली करना हो, जिसका विरोधी हो रहा है, या जो केमिकल जो मैकेनिकल बायोफोर्टिफाइड होता है जो बाद में मिलाया जाता है वो काफ़ी महंगा पड़ता है। बायोफोर्टिफाइड हो और वो जो है बीज में ही वो गुण हो, ताकि, और जो परंपरागत बीज हों, ताकि किसानों को भी फायदा हो, क्योंकि ये बीज सस्ते होंगे, जलवायु के प्रति सहनशील होंगे, इनमें अच्छी गुणवत्ता होगी, तो किसान भी फायदेमंद होगा, उपभोक्ता भी फायदेमंद होगा, और अंततः खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं इनको क्या कहती हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र ISARC के वैज्ञानिक स्वाति नायक ने, इन्होंने एक रिसर्च किया है जलवायु लचीला और पौष्टिक चावल किस्मों पर अपने शोध के लिए जानी जाती हैं को, इनको नॉर्मल बोरोलॉग पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उड़ीसा में स्थानीय समुदाय इनको बिहना दीदी या सीड लेडी के नाम से भी ये जानी जाती हैं, और भारत में बोरोलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी व्यक्ति हैं, तीसरी भारतीय कृषि वैज्ञानिक बन गई हैं। ये कुछ इनके साथ आंकड़े हैं, इनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि अभी इनको भाई भारत में सिर्फ 3 ही लोगों को मिला है, और इस वजह से, और ये जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, अब इनका काम, इनका क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे यहाँ हम बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ते हैं, हम जो है कृषि भी पढ़ते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी में हम जैविक स्तर पे जो है, ये नहीं कि जो उसमें कृत्रिम आधार पे हो, हम जैविक स्तर पे भी खाद्यान्नों के सुरक्षा के लिए या पोषण बढ़ाने के लिए जो कुछ करते हैं। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में भी जो कृषि और खाद्य सुरक्षा है उनके लिए ये इनकी जो बातें हैं, इनका जो रिसर्च है वो महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तो इनको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, ये कहती है कि भारत की ज़रूरतों के अनुसार बीज के विकास के क्षेत्र में क्या किया जाना चाहिए। जब इनसे पूछा गया है कि जब भारत की जो विशिष्ट ज़रूरतें हैं उसके लिए बीज के विकास के क्षेत्र में क्या किया जाना चाहिए, तो ये कहती हैं कि ये जो है, ये जो उनका शोध है वो कहती है कि छोटे किसानों के परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि भारत में, उनका मानना क्या है, ये सच्चाई है कि भारत में छोटी जोत के ही किसान हैं। तो जो भी करना होगा, अगर हमें इस क्षेत्र में रिसर्च करना है बीज अनुसंधान के क्षेत्र में, तो हमें छोटे किसानों को ध्यान में रख के करना होगा। हमें वो पद्धतियां अपनानी पड़ेगी, उस तरह के बीज अपनाने पड़ेंगे जो छोटे किसान अफोर्ड कर सकें। ठीक है, और जो आने वाली चुनौतियां क्या हैं? जलवायु परिवर्तन की समस्या है, और क्या समस्या है? और समस्या है कि लोगों को के स्वास्थ्य जनित जो है, जो उनके जीवन में दिनचर्या जनित बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो हमें ऐसा खाद्यान्न चाहिए जो इससे उनको बचाए, जो मोटापे से बचाए, जो डायबिटीज़ से बचाए, जो कोलेस्ट्रॉल को घटाए, जो पोषण दे, जो कुपोषण को कम करे, यानी बायोफोर्टिफाइड फूड चाहिए, और सस्ते दाम पे चाहिए, और किसानों के लिए ये लाभप्रद हो। इसका मतलब है कि ऐसे बीज हो जो आसानी से किसानों को उपलब्ध हो सके, न कि बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो बीज बड़ी बड़ी मोनसेंटो और इस तरह के जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, जो अभी तक पहले रिसर्च होते रहे हैं, पहले जो बड़े बड़े कृषि क्षेत्र में रिसर्च होते रहे हैं, जो खासतौर से बायोटेक्नोलॉजी के या जो बीटी टाइप के, उनका लाभ किनको मिलता है? बड़े बड़े कंपनियों को मिलता है। तो ये कहती हैं कि नहीं, हमें थोड़ा सोचना बदलना पड़ेगा। आज क्या है, पुरानी बीज किस्मों में उच्च उपज देने वाली इनब्रीडिंग, यानी जो आपस में ही करा रही हैं, विकसित करना है। ये नहीं कि मक्का और धान का करा के जो है आप निकाल दिए जलवायु से, नहीं। हमें देखना है कि धान में ही कौन सी ऐसी प्रजाति है जो बेहतर जलवायु को सह कर सकती है और उसमें बेहतर परिणाम हो सकती है। उससे क्या होगा कि हम आसानी से ही किसानों को ही बीज उत्पादक बना सकते हैं। ठीक है, बीज उत्पादन प्रक्रिया में किसानों से को हम जोड़ सकते हैं।
सूक्ष्म पोषक तत्वों युक्त जो है भरपूर जलवायु लचीला कृषि होना चाहिए, जिसके लिए बायो फोर्टिफाइड है। ये सारी चीज़ें करना नवाचार है या इनोवेशन है। वो बड़े बड़े टर्मिनेटर बीज और इस तरह के बीज नहीं, इनका मानना है। और बाकी जो आपका मानना वो अलग है, लेकिन ये कहती हैं कि यही चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि भारत में बहुत बड़ी संख्या छोटे किसानों की है। और जब छोटे किसानों को हैं तो हमारी रिसर्च भी इस तरह से होनी चाहिए कि हमें इन्हीं छोटे किसानों से अपनी खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है, खाद्यान्नों के पोषण को भी सुरक्षित करना है, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से भी इनको बचाना है। तो इनको इस बीज डेवलपमेंट प्रक्रिया में शामिल करना ही करना होगा। ठीक है, उसके लिए हमें जो परंपरागत बीज हैं उन्हीं में से उन्नत किस्मों को इन ब्रीडिंग के जरिए डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, नेचुरल तरीके से डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। तो इसके लिए हमें कैसे पोषक चाहिए जो कि न्यूट्रिएंट रिच हो और इस तरह की समस्याओं से, जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली किस्मों को हमें करना पड़ेगा, जो कोलेस्ट्रॉल और इस तरह की चीज़ों से बचाएं चावल की, क्योंकि इनका रिसर्च मेनली चावल पे है। ठीक है, उदाहरण देती हैं कि पूर्वी भारत में काला नमक नाम का एक धान का किस्म है जो अपने सुगंध के लिए जाना जाता है, अपने पोषक वैल्यू के लिए जाना जाता है। इस तरह की चीज़ों को बचाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। क्योंकि जहाँ काला नमक की खेती होती कहा जाता है ना उस क्षेत्र में, जैसे कुशीनगर और यूपी के और जो पूर्वी भारत में, कि यह महात्मा बुद्ध ने दिया है, उपहार दिया है। ठीक है, उसके बहुत सारे पोषक वैल्यू है, बहुत सुगंधित चावल होता है। ठीक है, तो वो कह रही कि इस तरह की चीज़ों को हमें बचाना पड़ेगा, उसमें से भी देख के जो अच्छे बीज हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा, किसानों को शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कृषक समुदाय को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज पैदा करने, यानी जो हमारा किसान है उसी को ही बीज उत्पादक बनाना पड़ेगा और उसे जर्म प्लाज्मा को बनाए रखने में मदद करने के लिए सशक्त बनाने की ज़रूरत है। हमें किसान को सशक्त बनाने की ज़रूरत है ताकि जो उसके बीज हों वो अगर वो उतने सस्ते न भी हों तो इसके लिए किसान, सरकार को क्या देना, हम अपने किसान को ही बीज उत्पादक बनाएं, उनको किसान बीज के रिसर्च में शामिल करें, तभी जाके भारत के जो छोटे किसान हैं उनके जरिए भारत की खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा को बचा के खाद्य पोषण के द्वारा खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो एक छोटे किसानों पर ध्यान दे के हम बड़े स्तर पे कई सारे पहलू, जलवायु परिवर्तन से भी अपनी खाद्य सुरक्षा को बचा सकते हैं, जो नवीन बीमारियां हैं उसको बचा के अपने खाद्य पोषण के जरिए भी अपनी खाद्य सुरक्षा को बचा सकते हैं, और अपने किसानों को तो बचा ही सकते हैं, जिससे उत्पादन भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, इसी तरह की बात वो कहते हैं जलवायु सहनशील फसलों के लिए कि हमें ऐसे पुराने बीजों को देना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। ठीक है, वैज्ञानिक समुदाय का प्रयास क्या है आज, बिना अधिक लागत के, अधिक निवेश के, अधिक बुनियादी ढांचे के छोटे किसानों के लिए बीजों का किफ़ायती किया जाए, खासतौर से पूर्वी राज्यों के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ उत्पादन अभी कम है, लेकिन उत्पादक बढ़ने की वहाँ पे बहुत संभावना है। तो जो अभी बीजों का विकास हुआ या जिस तरह के बीजों का विकास वो कह सकते हैं कि संकर बीज है या ये ना उसको, उस तरह की बीजों की ज़रूरत नहीं। इनका कहना है कि हमें ऐसे बीज बनाना है जो कि हमारे अपने हों, हमारे परंपरागत खेती प्रक्रिया का हिस्सा हों, लेकिन गुणवत्तापूर्ण हों, जलवायु के प्रति सहनशील हों और किसान उसका उत्पादन करे। उसके लिए सरकार को, वैज्ञानिकों को, किसानों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए उच्च उपज देने वाली बीज लाना होगा जो जलवायु, जैविक और अजैविक जोखिमों से लड़ सके, और वैज्ञानिक इस प्रक्रिया में किसानों के साथ मिलकर लड़ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के इसी तरह की ये बात कह रही है, क्योंकि ये क्या कह रही हैं, जलवायु सहनशील किस्में एक बीमा की तरह है, एक बीमा की तरह है। कि बीमा क्या होता है कि बीमा की प्रीमियम चुकाते हैं इसलिए कि आपको इससे नुकसान नहीं होगा। तो ये जलवायु सहनशील किस्में जो हैं ये किसान के लिए एक बीमा की तरफ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन अब होने वाली घटनाएं हैं, ये ऐसा नहीं कि भविष्य में होगा, ये हो रही है। ठीक है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और कृषि पर इसके प्रभाव होने वाले नुकसान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज बहुत सारी जलवायु सहनशील किस्में हैं, बस हमें ये ध्यान देना है कि हम उनको कैसे
संश्लेषित करें, कैसे उनको बचाए रखें, कैसे किसानों को इस प्रक्रिया से जोड़े रखें। ठीक है। बायोफोर्टिफाइड खाद्यान्न की आवश्यकता बिल्कुल सही है। हमारी बहुत बड़ा वर्ग है जो कहीं ना कहीं वो चिंताग्रस्त है। जैसे देखिए WHO का रिपोर्ट क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ बीपी की समस्या बढ़ रही है। अभी जो अपोलो के हॉस्पिटल में बताए थे कि भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, गैर संचारी रोगों की बहुत बड़ी संख्या होने वाली है। ऐसे में खाद्यान्न पोषण पर बल, न्यूट्रिशन पे बल होना पड़ेगा और हमें पोषक खाद्यान्न चाहिए। पोषकता बढ़ाने के लिए आप जीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका लेकर भारत में जीन मॉडिफिकेशन का विरोध हो रहा है ना। सरसों तो आने नहीं दिया जा रहा है और वैसे भी उसमें समस्याएं हैं। तो हमारे पास जो परंपरागत रूप से ऐसे खाद्यान्न हैं जिनमें बायोपोषण है, जिनका बायोफोर्टिफिकेशन हो सकता है, इनब्रीडिंग हो सकती है, उसके जरिए अगर हम ऐसे खाद्यान्न डेवलप कर लें तो इस समस्या से भी हम बच सकते हैं। इससे क्या होगा, इन विशेष किस्मों से खेती के लिए किसानों को बायबैक गारंटी और प्रोत्साहन से उत्पादन देने की जरूरत है कि भाई आप लगाओ, अगर आपको नुकसान होगा तो हम आपसे, सरकार क्या कह सकती है कि हम अपना पूरा का पूरा खरीद लेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगी। ठीक है। MSP तो है ही है, लेकिन चूंकि इसको लगाने पर हो सकता खर्चा ज़्यादा आए, तो किसानों से रहेगा कि आप जो भी लगाओगे आपको फला कीमत पे पूरा ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जरिए ही आप बायोफोर्टिफाइड कर सकते हैं। बाकी जो फोर्टिफिकेशन या पोषण बढ़ाने का है, जैसे जो मिल आदि के साथ जो राइस फोर्टिफाइड फूड दिया जा रहा है, वो महंगा होता है, वो बाद की प्रक्रिया है। अगर उसको पहले ही अपना दिया जाए तो बहुत सस्ते में ही सारी चीज़ें हो सकती। अब सोचिए कि 1 एकड़ में 10 कुंटल मान लिया चावल हुआ। अब 10 कुंटल चावल को मिल में बायोफोर्टिफाइड करने के लिए उतना ज़्यादा वो चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए जो बीज के स्तर पे हो जाए तो हो सकता है 4 किलो बीज में काम हो जाए हमारा। 4 किलो बीज को उसमें अगर बायोफोर्टिफाइड कर दिया जाए, फिर उससे जो फसलें होंगी वो हम फोर्टिफाइड हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या है, जलवायु के अनुकूल रहेंगी, सस्ती रहेंगी और आम लोगों के उसमें रहेगी, पहुँच में रहेगी। यही तो हमारा लक्ष्य है। हमारा किसान भी खुशहाल रहे, हमारा उपभोक्ता भी खुशहाल रहे, उसको किसान को बेहतर कीमत मिल जाए, उपभोक्ता को सस्ती या अच्छी चीज़ें मिल जाए, सस्ती या अच्छी चीज़ें अच्छी कीमत पे मिल जाए। ठीक है। तो सस्ती करने के लिए सरकार उसमें इंटरफेयर कर सकती है, क्योंकि ये सरकार की तो भूमिका है ही है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है, जिसके ज़रिए भारत में बीज के विकास में महत्वपूर्ण संभावनाएं इन्होंने बताई है। ठीक है। चलिए आज इतना ही। इसको लेक्चर को सुनिएगा, हैंडआउट को पढ़िएगा, दोनों को पढ़ के नोट्स बनाइएगा। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मैं बार बार रोज़ रोज़ यही कहता हूँ। आप में से कितने लोग करते होंगे, लेकिन जो भी करके अपना नोट्स बना लेगा और उसको याद कर लेगा, किसी भी लेक्चर किसी भी क्लास में, वही मेंस में लिख पाएगा। उसी को मेंस में सारे क्वेश्चन लिखने में या उस तरह के क्वेश्चन लिखने में आसानी रहेगी। और जब तक मेंस में क्वेश्चन ही नहीं लिख पाओगे तब तक नंबर क्या पाओगे और तब तक सिलेक्शन क्या पाओगे। ठीक है। चलिए, नमस्कार।